मुर्तजा को लेकर कोर्ट पहुंच गई है एटीएस की टीम और एसीजेएम फर्स्ट की कोर्ट में पेशी होगी। रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है एटीएस, क्योंकि जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, नए खुलासे हो रहे हैं और इन सब के बीच मुर्तजा को कोर्ट लेकर एटीएस की टीम पहुंची है। एसीजेएम फर्स्ट की कोर्ट में पेशी होगी और रिमांड बढ़ाने की मांग एटीएस की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि लगातार चौंकाने वाले खुलासे वो कर रहा है और इतना नहीं, चौंकाने वाले खुलासों से बौखलाकर उसने पूछताछ वाली टीम पर हमला भी किया था। तो लगातार पूछताछ चल रही है और नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं और इन सब के बीच एटीएस की टीम मुर्तजा को लेकर पहुंची है। क्या कुछ कोर्ट में हो सकता है? एसीजेएम फर्स्ट के यहाँ उद्देश्य मुर्तजा को लेकर पहुंची है एटीएस और आज कस्टडी रिमांड जो है वो पूरी हो चुकी है और अब ये देखना होगा कि आगे क्या निर्णय लेती है। जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, कड़ियां जुड़ रही हैं मुर्तजा को लेकर, जो बातें सामने आ रही हैं, तो एक विशेष अधिकार है कोर्ट के पास। अगर एटीएस पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ाने के लिए अर्जी दाखिल करती है तो उस पर सुनवाई हो सकती है। विशेष परिस्थितियों में इसकी जो पुलिस कस्टडी रिमांड है वो बढ़ाई जा सकती है। और जो गोरखपुर दीवानी न्यायालय के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, क्राइम के केस देखते हैं, पीके दुबे, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम जान लेते हैं। पीके दुबे हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि क्या आखिर किन परिस्थितियों में क्या हो सकता है। पीके दुबे जी, आप हमारे साथ आए और ये बताइए हमारे दर्शकों को एबीपी गंगा के कि क्या हो सकता है, ये बताइए पीके जी, क्या जानकारी मिल रही है, अभी क्या हो सकता है? अभी एटीएस ने रिमांड के लिए पेश किया। देखिए, कोर्ट में एटीएस अपने विजिलेंस अधिकारी के साथ आई है और वो पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ाने की मांग करती है या फिर उसको जुडिशल कस्टडी में भेजा जाता है, ये अभी डिसाइड नहीं है। क्या अगर विशेष परिस्थिति को देखें तो क्या कहता है कोर्ट, क्या कहता है अगर एटीएस रिमांड के लिए कहती है, और क्या वजह है कि एटीएस रिमांड बढ़ाने के लिए कहेगी, क्या वजह हो सकती है? देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ मैक्सिमम 15 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी जा सकती है, जिसमें 12 दिन पूरे हो गए हैं। 3 दिन बचा हुआ है एटीएस के पास और ये न्यायालय का विवेकाधिकार है कि इन 3 दिनों के लिए वो पुलिस कस्टडी रिमांड देता है कि नहीं देता है। अगर एटीएस ये कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है कि नहीं, अभी हमारी जाँच पूरी नहीं हो पाई है और अभी पुलिस कस्टडी रिमांड की और आवश्यकता है, तो न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करके 3 दिन के लिए और पुलिस कस्टडी रिमांड को बढ़ाते हैं। अंदर क्या प्रक्रिया चल रही होगी? जैसा कि अभी कोर्ट में एटीएस लेके चली गई, तो आगे अभी क्या चल रहा होगा? प्रक्रिया किस तरह की दलीलें दी जा रही होंगी एटीएस की तरफ से, और जो सरकारी वकील हैं वो क्या कर रहे होंगे? अकॉर्डिंग टू मी एटीएस पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। अब ये तो कोर्ट में देखना पड़ेगा कि कोर्ट में क्या दलील दोनों पक्षों से दी जा रही है। कोर्ट में जाने के बाद ही पता चलेगा। जिस तरह से अभी जांच देखा जा रहा है, एक के बाद एक बातें राज खुल के सामने आ रहे हैं, कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, तो अभी लग रहा है काफी पूछताछ में बातें निकल सकती हैं, तो एटीएस रिमांड बढ़ाने के लिए कह सकते हैं। जी हाँ, नो डाउट। अगर एटीएस को अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई होगी तो एटीएस पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ाने की न्यायालय से मांग कर सकते हैं। पीके दुबे वरिष्ठ अधिवक्ता है उद्देश्य, और बता रहे थे हमसे कि पुलिस कस्टडी जो रिमांड है वो बढ़ाने के लिए एटीएस अर्जी दे सकती है, चूँकि बहुत सी कड़ियाँ जुड़ रही हैं, बहुत से जो राज हैं अभी वो खुलने हैं, सामने आने हैं, तो एक विशेष अधिकार है कोर्ट के पास जो इनकी जो पीसीआर है उसको मंजूर कर सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया नीरज आपका जानकारी के लिए। नजरें बनाए रखिएगा, फिर से आपसे अपडेट लेंगे। तो एटीएस लेकर पहुंची है मुर्तजा को और वहां पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी खबर मुरादाबाद से भी, अज्ञात बदमाशों ने शोरूम मालिक को गोली मार दी। बॉम्बे डाइंग के शोरूम मालिक अशोक अग्रवाल को गोली मार दी। गोली चलने से आसपास के व्यापारियों में दहशत फैल गई और गोली लगने से घायल अशोक अग्रवाल को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर यह वारदात हुई है। मुरादाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर मुरादाबाद से, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने शोरूम मालिक को गोली मार दी। आपको बता दें कि बॉम्बे डाइंग के शोरूम मालिक अशोक अग्रवाल हैं, जिनको गोली मारी गई है। गोली चलने से आसपास के व्यापारियों में दहशत फैल गई। गोली लगने से घायल अशोक अग्रवाल को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उनके इलाज की देखरेख चल रही है और पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर ये पूरी घटना हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। वहीं जौनपुर में विद्युत विभाग के जेई की पिटाई हो गई। चेकिंग करने गए जेई को युवक ने पीट दिया। पिटाई और दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल हुआ है। शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है और यह शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के पुरानी बाजार का मामला है। तो जौनपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आप देखिए तस्वीरें भी आपके सामने आ गई हैं। जेई चेकिंग के लिए पहुंचे थे और
पिटाई की गई, दुर्व्यवहार किया गया। हालांकि अब इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आ गया है। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, मामला दर्ज कर लिया गया है और शाहगंज कोतवाली क्षेत्र पुरानी बाजार का मामला है। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब बात करते हैं प्रयागराज की। एक ही परिवार की 5 जिंदगियां खत्म हो गई। परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। पति, पत्नी और 3 बेटियों की धारदार हथियार से मर्डर किया गया। नवाबगंज थाना क्षेत्र के खगलापुर गांव का मामला है। हत्या की वजह की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल प्रयागराज पुलिस पर है, क्योंकि लगातार सामूहिक हत्याकांड जो होते हैं उनका फेहरिस्त प्रयागराज में नहीं थम रहा है। 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई है। पति, पत्नी और 3 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या हुई। नवाबगंज थाना क्षेत्र के खगलापुर गांव का मामला है और इस तरह की कई वारदात पहले भी हो चुकी हैं, जहां पर पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। और एक और घटना ऐसी हुई है प्रयागराज में, जहां पर 5 लोगों की हत्या हुई है। पति, पत्नी और 3 बेटियों की धारदार हथियार से मर्डर हुआ है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के खगलापुर गांव का मामला है। हत्या की वजह की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रयागराज पुलिस इस तरीके के मामलों को रोक क्यों नहीं पा रही है। लगातार सामूहिक हत्याकांड के मामले हो रहे हैं। प्रयागराज के अलग अलग क्षेत्रों से कई बड़ी वारदात सामने आ चुकी हैं, लेकिन पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर देने की जो आपराधिक मानसिकता है वो प्रयागराज में थम नहीं रही है। और एक बार फिर से घटना हुई है जहां पर एक ही परिवार की 5 जिंदगियां खत्म हो गई। परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। पति, पत्नी और 3 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या हुई है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के खगलापुर गांव का मामला है। हालांकि हत्या की वजह क्या है, किसने की, ये चीजें सामने नहीं आई हैं। जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। बीमार हो जाइए तो देखिए 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मौके की जानकारी मिलते ही जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो पहुंचे, जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो पहुंचे। और देखिए ये 5 लोगों की हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिनकी हत्या हुई है। और परिवार के साथ ही साथ पूरे गांव में दहशत का माहौल है। उधर परिवार वालों ने इस हत्या का शक ससुराल वालों पर जताया है। परिवार के मुताबिक राहुल का विवाद ससुराल वालों से चल रहा था और उन्हीं लोगों ने हत्या कराई। उसके ससुराल वाले घर खाली करा लिए थे, वहाँ से मारे थे, निकाल दिए थे। उसका घर, उसका सब कुछ ले लिए थे। उसके दोनों सालों ने मारा है और उसकी बीवियों ने। क्या आप लोगों को क्या आशंका है कि उन्हीं लोगों ने हत्या 110% श्योर। वही लोग तब तो यहाँ किराए घर में रहता था। उन लोगों ने सब उसका घर, उसका सब कुछ ले लिए थे, घर का सामान सब कुछ। टेढ़ी पुलिस ने हेल्प की थी, थोड़ा बहुत हम लोग निकाल पाए थे, हेड बेड सब ले लिए थे। उन लोगों ने मारा है। तो सुना आपने। और इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। सीएम ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया इस मामले का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। तो बेहद दिल दहला देने वाला कांड हुआ है नवाबगंज थाना क्षेत्र में, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और पति, पत्नी और 3 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या हुई है। सवाल यही है कि आखिर किसने एक ही परिवार के सभी लोगों की हत्या कर दी, पूरे परिवार को खत्म कर दिया। घर के मुखिया का शव फंदे से लटका मिला है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने सभी एंगल से जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने परिवार के मुखिया का ससुराल वालों से विवाद बताया और परिजनों ने मृतक के ससुराल वालों पर आरोप लगाया है। तो प्रयागराज हत्याकांड में परिवार वालों ने हत्या का शक ससुराल वालों पर जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई। क्या क्या अभी तक हुआ है वो आपको हम बता रहे हैं।
धारदार हथियार से महिला और 3 बेटियों की हत्या हुई। वहीं घर के मुखिया का शव फंदे से लटका हुआ मिला है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने सभी एंगल से जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने परिवार के मुखिया का ससुराल वालों से विवाद बताया। परिजनों ने मृतक के ससुराल वालों पर आरोप लगाया है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। इस मामले में सख्त कार्रवाई का निर्देश अधिकारियों को दिया। तो पूरे इलाके में हत्या से सनसनी है। हालांकि इस तरीके की कई घटनाएं पहले भी प्रयागराज में हो रही हैं जो थम नहीं रही। और इस पूरे मामले पर एडीजी का इस मसले पर क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी मची हुई है। क्या है पूरी घटना, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कानूनी व्यवस्था एडीजी प्रशांत कुमार जी मौजूद हैं। प्रशांत सर, किस तरह से वारदात हुई है, क्या लग रहा है? दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र की है, जहां एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए हैं। ये सूचना सुबह प्रातः ही मिली है और इस पे सभी अधिकारी मौके पर हैं हमारे। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम, हमारी डॉग स्क्वाड, सभी लोगों ने उसका घटनास्थल का निरीक्षण किया है। अभी भी सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और जो वहाँ से एसएसपी ने मीडिया को बाइट दी है तथा दूरभाष पर अवगत कराया है, उससे ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि राहुल तिवारी और प्रीति तिवारी तथा उसके 3 बच्चे, जिनकी उम्र करीब 8, 5 और 3 वर्ष हैं, तीनों पुत्रियां हैं, इनकी उसमें से 4 लोगों की डेड बॉडी जिस पे कि धारदार हथियार की चोट है तथा परिवार के मुखिया राहुल तिवारी की बॉडी जो है वो लटकी हुई पाई गई है, जिस पे कि कोई चोट के निशान नहीं है। सभी शवों को के पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। 2 तरह की चीज़ें प्रकाश में आ रही हैं। एक तो ये है कि मृतक के परिजन बता रहे हैं, जो परिवार के मुखिया के परिजन बता रहे हैं कि मृतक का अपने ससुराल से कुछ ज़मीनी विवाद चल रहा था और मृतक पशु के बेचने खरीदने का कार्य करता था। और दूसरी आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि ये हो सकता है कि किसी कारणों से इसने पहले अपने घर के लोगों को मारा हो और फिर खुद भी आत्महत्या कर लिया हो। लेकिन ये भी निर्विवादित सत्य है कि 4 लोगों की हत्या इसमें हुई है। सभी साक्ष्यों को एकीकृत रूप से परीक्षण किया जा रहा है और कोई भी व्यक्ति जो इसमें दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। शासन और डीजीपी की तरफ से यही निर्देश मिले हैं कि एडीजी प्रयागराज जोन के निकट पर्यवेक्षण में इस घटना की विवेचना की जाएगी तथा एसटीएफ का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर ये शव बरामद हुए। वहां पर तफ्तीश भी लगातार चल रही है क्योंकि मामला बेहद संगीन है, संदिग्ध है। मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान ले लिया है और राजनीति भी चल रही है। तो अब तफ्तीश चल रही है उन कमरों की जहां पर ये शव बरामद किए गए। आपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सुना, वो कह रहे हैं 2 एंगल पर जांच हो रही है। पहला एंगल ये है कि ससुराल वालों से विवाद चल रहा था और दूसरा पुलिस ये एंगल निकाल रही है कि हो सकता है कि किसी कारणवश जो परिवार के मुखिया राहुल हैं उन्होंने सभी की हत्या की हो और उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली हो। तो देखिए आपको हमारे सहयोगी मोइन दिख रहे हैं जो कि अभी उसी कमरे के पास हैं जहां पर ये शव बरामद किए गए हैं और पूरी जांच चल रही है। तो प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या हुई है और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़े हुए प्रयागराज से। मोइन, जिस तरीके से पूरी वारदात हुई है, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीर बनी हुई है जहां पे शव बरामद हुए हैं, किस तरीके की तस्वीर और क्या कुछ हो रहा है? देखिए, आपको बता दें कि 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए चीरगर भेज दिया गया है। अब से तकरीबन 1 घंटे पहले जो है पंचनामा किया गया था, उसके बाद शवों को भेज दिया गया और इस वक्त हम उसी घर के अंदर मौजूद हैं जहां ये वारदात हुई थी। देखिए, ये आंगन है, 2 कमरों का ये मकान है। आगे की तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे।
ये एक कमरा है जिसमें ये बेडरूम है, इसी में जो है पूरा परिवार रहा करता था। और आगे का जो कमरा आप देख रहे हैं ये ड्राइंग रूम हुआ करता था जिसमें मेहमान बैठा करते थे। उस कमरे को अब बंद कर दिया गया है। तो ये जो आप कमरा देख रहे हैं इसी में 4 यानी पत्नी और 3 बेटियों के शव बरामद हुए। और जो परिवार के मुखिया राहुल तिवारी थे उनका शव ये आंगन में, ये जो छत पर जाने के लिए लोहे का एंगल बना होता है, इससे लटकता हुआ बरामद हुआ था। यहाँ पे कुर्सियाँ रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि 3 कुर्सियाँ हैं और इसी पर चढ़ करके ये राहुल तिवारी फांसी के फंदे पर लटके थे, साड़ियों के जरिए लटके थे। और बगल में एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है। कुर्सियों से जब वो नहीं चढ़ पाए थे तो वॉशिंग मशीन का सहारा लिया था। उनके तलवे पर जो है वो खून के निशान थे जो ये इन कुर्सियों पर दिख रहे हैं, वॉशिंग मशीन पर दिख रहे हैं। तो अंदर जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर जो है साक्ष्य ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। और एक बार फिर से उस कमरे की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे जिनमें 4 शव बरामद हुए थे, यानी जो हत्या की गई थी पत्नी प्रीति तिवारी और 3 बेटियों की, पीहू, माही और कुहू की। तो अंदर जो बड़े अधिकारी हैं, आईजी राकेश सिंह हैं, तमाम दूसरे अधिकारी हैं, वो अंदर का जो कमरा है वहाँ पर निगरानी कर रहे हैं, वहाँ जाँच कर रहे हैं। और ये भी गंगा की टीम एक्सक्लूसिवली घर के अंदर मौजूद है। घर के अंदर की एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार फिर से हम उनको बता दें सिलसिलेवार तरीके से कि ये पूरा मकान है, 2 कमरों का ये मकान है। ये पीछे की तरफ देखिए 2 कमरों का मकान है। एक आगे का कमरा है जो कि ड्राइंग रूम है। ये दूसरा कमरा है जो बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। पूरा परिवार इसी में रहता था। कल रात 9 बजे तक सब घर के बाहर मौजूद थे। जैसा पड़ोसी बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है परिवार के लोग बैठे हुए थे, हंसते बोलते रहे थे, अच्छे माहौल में थे। और ये कतई एहसास किसी बात को नहीं था कि कुछ देर के बाद यानी आधी रात को ये घटना हो जाएगी। और जो परिवार के मुखिया राहुल तिवारी, उन्होंने ये जो आप देख रहे हैं ये एंगल, इसी से लटक करके जो है वो खुदकुशी की है या उन्हें मारा गया है, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन उनका शव जो है वो इसी से लटका हुआ पाया गया। ये जो 3 कुर्सियाँ आप देख रहे हैं नीले रंग की कुर्सियाँ हैं, इसी पर चढ़ाया गया था, इसी से लटका हुआ था शव, यानी इसके टिकाने की कोशिश की गई थी। राहुल तिवारी ने खुदकुशी की या फिर, और ये एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है, इस पर भी जो है वो खून के छींटे पाए गए हैं। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो दरवाज़ा है जिसमें से शव बरामद हुए हैं, देख सकते हैं साफ तौर पर इस पर खून के छींटे पड़े हुए हैं। थोड़ा सा किनारे अगर हो जाएंगे तो ये देखिए ये खून के छींटे पड़े हुए हैं इन दरवाज़ों पर। अब हम बाहर की तरफ चलते हैं और आपको बाहर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मकान में हुआ क्या, कुछ कैसे था। तो ये उस मकान का बाहरी हिस्सा है। सुरेश कुमार शुक्ला है, सहायक कमांडेंट हैं ये पीएससी में। इनका मकान था। जो राहुल तिवारी है वो नवंबर महीने में यहाँ पर आए थे, किराए पर रह रहे थे। और ये पूरा मकान है जो है, बाहर चैनल गेट लगा हुआ था जो आमतौर पर बंद रहता था। ये राहुल तिवारी की मोटरसाइकिल है। आमतौर पर जो परिवार के लोग बता रहे हैं, जो पड़ोसी बता रहे हैं कि ये घर के अंदर हुआ करती थी, लेकिन कल रात को ये बाहर ही खड़ी थी। तो ऐसा तो नहीं कि राहुल तिवारी कहीं रात को किसी जगह गए हुए हों। और घर से कुछ दूर की दूरी पर एक चापड़ पड़ा हुआ मिला था जिस पर खून के निशान थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा इलाका है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पूरे घर के बाहर जो है वो एकदम इतनी पुलिस फोर्स तैनात की गई है कि एकदम छावनी सा जो है ये हो गया है। तो 5 लोगों की हत्या किसने की? बाहरी लोगों का हाथ था, कोई बाहरी लोग आए, क्योंकि जो घर की बाहरी स्थिति है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बहुत ऊंचाई नहीं है और पीछे की तरफ कई पेड़ हैं, यानी पेड़ों के सहारे घर की ऊपरी छत पर दाखिल हुआ जा सकता है। हालांकि एक दरवाज़ा ज़रूर था लेकिन वो अंदर से बंद था या नहीं ये नहीं कहा जा सकता। तो सवाल कई हैं इसमें कि 5 लोगों की हत्या की गई, किसी बाहरी व्यक्ति ने हत्या की, या जो परिवार के मुखिया राहुल तिवारी थे उन्होंने ही पत्नी और 3 बेटियों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद खुदकुशी की। अगर उन्होंने ही ऐसा किया तो उसके पीछे की वजह क्या थी? क्या ससुराल वालों से जो विवाद चल रहा था उस विवाद में वो इतना प्रताड़ित हो गए थे कि मौत को गले लगाने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं था? तो तमाम सवाल हैं जिसकी जाँच की जानी है। 7 टीमें गठित की गई हैं, 7 टीमों ने अपना काम शुरू कर दिया है और अधिकारियों का दावा है कि शाम तक वो हत्या की जो गुत्थी है उसको सुलझा लेंगे। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। और जो राहुल तिवारी की बहन है, भतीजी हैं, कुछ और करीबी रिश्तेदार हैं, वो बयान दर्ज करा रहे हैं। और ये मकान के बाहर जो है वो रुके हुए हैं। अंदर आईजी डॉक्टर राकेश सिंह हैं, एसएसपी अजय कुमार हैं, तमाम दूसरे अधिकारी हैं, डीएम संजय कुमार खत्री हैं और तहरीर लिखी जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो करीबी रिश्तेदार हैं आखिर वो किसके नाम शिकायत दर्ज कराते हैं। राहुल तिवारी का ससुराल वालों से विवाद चल रहा था, 2 सालों से जबरदस्त तरीके से पिछले कुछ महीनों से विवाद चल रहा था। जो परिवार वालों से आपने बात की जाती है, परिवार वालों ने खुलकर कहा कि ससुराल वालों से बहुत ज्यादा विवाद था, उन्होंने उसके घर से उसको निकाल दिया था, सब कुछ छीन लिया था, ऐसे में उन्होंने हत्या की।
ये एंगल कहां से आया, कौन लेकर आया कि हो सकता है कि जो राहुल तिवारी उन्होंने परिवार की हत्या की हो और उसके बाद फांसी लगा ली हो? ये कहीं परिवार से दलील उठी या ये पुलिस की दलील है? नहीं, ये पुलिस की दलील है। और जो मौके पर जो कुछ देखने को मिला, जैसा अभी हमने अंदर से भी तस्वीरें दिखाई, वो भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि 4 लोगों की खून से सने हुए शव पाए जाते हैं अलग अलग जगहों पे, कमरे पे, किसी का बेड पर, किसी का नीचे, बेटियों का और 3 बेटियों का और पत्नी का। और जो राहुल तिवारी हैं, परिवार के मुखिया हैं, उनका शव जो आंगन में जो ऊपर की तरफ जाली लगाई जाती है, लोहे का एंगल लगाया जाता है, उस पर फंदे से लटकता हुआ पाया गया। तो क्या पहले 4 लोगों की हत्या की गई, उसके बाद राहुल तिवारी को भी मारा गया और उसके बाद उस शव को जो है वो फंदे पर लटकाकर उसको दूसरा रूप देने की कोशिश की गई, या फिर राहुल तिवारी ने ही पत्नी और 3 बेटियों की हत्या की और उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली? और अगर राहुल तिवारी ने ही खुद ऐसा किया तो उसके पीछे की क्या वजह थी कि पूरे परिवार को? बिल्कुल, ये तमाम सवाल हैं। मोइन हमारे साथ अब बने रहिए। और सवाल ये भी है कि जिस तरीके से प्रयागराज में तमाम सामूहिक हत्याकांड हुए हैं, सब तस्वीरें आपने दिखाई हैं,